देखिए, हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, आज हम लोग कोशिश करेंगे कि सेक्शन 6 का जो भी प्रोविजन है बाकी का वो सारा कवर हो जाए, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आपने एकदम क्लियर कर लेनी है। ठीक है। इससे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सर क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं रखेगा, कोई डाउट ही नहीं रखना है। ठीक है, सेकंड ओपिनियन की कोई बात ही नहीं है। देखिए, हम लोग उस दिन बात कर रहे थे सेक्शन 6 में क्लॉज नंबर 1 की, और हम लोगों ने बात शुरुआत किसकी करी थी कि व्हाट प्रॉपर्टी में बी ट्रांसफर एंड व्हाट प्रॉपर्टी में नॉट बी ट्रांसफर। तो जिस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं हो सकता है उसकी लिस्ट ABCD DD E F G H I तक है दी हुई। ओके, ये हम लोगों ने कवर कर लिया है पूरा डिटेल से। उसमें सारे आपके जो क्वेश्चंस थे, केस लॉस थे, सारी चीजें मैंने डिटेल से आपको शेयर कर दी है। उसमें सिर्फ ए के लिए हम लोगों ने 3 दिन, लगभग मुझे लगता है कि 3 दिन दिए थे, 3 क्लासेस। सो एयर एपरेंट क्या होता है ये मैंने बता दिया था, एयर एपरेंट सक्सीडिंग टू एन स्टेट। उसके अलावा चांस ऑफ ए रिलेशन ये भी शेयर कर दिया था। उसके अलावा एनी अदर मियर पॉसिबिलिटी, ये तीनों चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम लोग आज डिस्कस करेंगे इसका क्लॉज नंबर बी, 6 का क्लॉज नंबर बी। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही मजेदार है। 6 का क्लॉज नंबर बी, ऐसे अगर बात याद कीजिए तो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर रखा है, अगर याद होगा तो लास्ट सेशन में ही क्लॉज नंबर बी वी हैव डिस्कस्ड। एनीबॉडी रिमेंबर? याद है किसी को? लास्ट टाइम हम लोगों ने जब डिस्कस किया था इसको, सेक्शन 6 का क्लॉज बी। नोबडी? राइट ऑफ री एंट्री ऑर्डर्स। हाँ सर, बियर अगर बिल्कुल सर। बायर अगर इंस्टॉलमेंट नहीं देता है तो फिर सेलर उसको एक्वायर हाँ, करता सेलर है। उसके घर में जा करके ले आता है, और वहां पर सिर्फ उसी को राइट होता है जिसको वो राइट, जिसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट किया होता है। किसी दूसरे तीसरे को ये राइट नहीं होता। यानी कि अगर मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूं कि सपोज कीजिए कि आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी और उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन है, यानी कि फाइनेंस मैंने कर रखा है या किसी और एजेंसी ने कर रखा है, तो उस एजेंसी को अधिकार होगा कि कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने पर। ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा? यानी कि आपने कमिटमेंट किया था कि हर एक महीने की 10 तारीख को मैं इसका इंस्टॉलमेंट पे कर दूंगा, लेकिन अगर आप हर महीने की 10 तारीख को उसका इंस्टॉलमेंट पे करने में फेल कर जाते हैं किसी रीजन से, तो उस एजेंसी को अधिकार होगा कि वो आपके यहाँ से सामान उठा करके ले जा सकता है। दिस इज द पॉइंट। तो एजेंसी खुद लेके जाएगा, एजेंसी किसी दूसरे तीसरे चौथे पर्सन या पांचवें पर्सन को नहीं बोल सकता है। यानी जो राइट है घर से सामान उठा के ले जाने का अधिकार या कहीं से भी, वो राइट टू री एंट्री कहलाता है, और उसको किसी और को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। तो चलिए, मैं इसमें सिर्फ 2 लाइनें आपको शेयर करूंगा, बाकी चीज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो एक फ्रेश शुरुआत कर देते हैं इसका 6B का, उसके बाद सी में चलेंगे डायरेक्ट। देखिए, 6B है। ठीक है, ये भी ट्रांसफर नहीं होता है। तो क्या ट्रांसफर नहीं होगा? ए मियर, ध्यान दीजिएगा यहां पर वर्ड लिखा है इन्होंने, मियर। सो मियर राइट ऑफ री एंट्री, मियर राइट ऑफ री एंट्री मियर राइट ऑफ री एंट्री फॉर किस लिए? यहां से चेंज करेंगे, ब्रीच ऑफ ए कंडीशन, फॉर ए ब्रीच ऑफ। देखिए, सेक्शंस को ब्रेक करके रखेंगे, आपको याद रखना बहुत आसान होगा। इसी तरीके से अपना जो प्रैक्टिस है रखिए, तो एग्जाम में आपको ना कोई सेक्शन, जैसे कहते हैं ना सर इतना बड़ा सेक्शन है याद कैसे रखेंगे, सर ये टेक्निक अपनाएंगे, बड़े से बड़ा सेक्शन भी आप तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे और अच्छे से याद भी कर लेंगे। सो मियर राइट ऑफ री एंट्री फॉर ब्रीच ऑफ ए कंडीशन सब्सिक्वेंट, तो कंडीशन सब्सिक्वेंट ही कर देते हैं यहीं पर, सब्सिक्वेंट। अब नीचे लिख लेंगे कैन नॉट बी ट्रांसफर। सो कैन नॉट बी, कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। सो इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, आगे यहां पर छोटा करते हैं, टू एनी वन, एनी वन एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। ये सब इस तरीके का जो डायग्राम में दे रहा हूं, ये जानबूझ के दे रहा हूं इंटेंशनली, बस एग्जाम में नहीं लिखना है, बार बार मैं कह रहा हूं एग्जाम में नहीं लिखना है, याद रखने के लिए मैं टेक्निक देता हूं बार बार। सो एक्सेप्ट द ओनर, एक्सेप्ट द ओनर of the property, except the owner of the property affected thereby, affected thereby. This is the point. चलिए इसका थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, छोटा सा। नाउ द पॉइंट सिंपली सेज, इसी में आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी एकदम एक लाइन में।
क्या बोल रहा है? ए मियर राइट ऑफ री एंट्री, मियर राइट ऑफ, मियर लिखा है, मियर का मतलब सिर्फ केबल होता है, केबल। तो यहां पर आपको क्या मिल रहा है? सिर्फ री एंट्री का राइट मिल रहा है। दूसरा देखिए, राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्ट्रैक्ट में। जब कभी भी ड्राफ्टिंग होती है ना, और ये इस तरह का हायर परचेज अग्रीमेंट वगैरह की जो ड्राफ्टिंग होती है, बड़ी सोच समझ के शांतिपूर्ण तरीके से की जाती है। मतलब आपके एक एक वर्ड का सर वैल्यू होता है, एक एक वर्ड का वैल्यू होता है। आप जजमेंट लिखेंगे तो आपके एक एक शब्द का इंटरप्रिटेशन निकाला जाएगा, इसीलिए मैं आप लोगों को इंटरप्रिटेशन सिखाता हूं। और मेरी बस टारगेट यही होती है, आप ये समझ लीजिए कि मैं बस ये चाहता हूं कि अगर आप लोग एक बार जजमेंट लिखें, खुदा न खास्ता भगवान न करे अगर आपके जजमेंट को कभी चैलेंज भी किया गया तो सब मुंह की खा के आए। आपका इतना सॉलिड इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, कोई नहीं रोकने वाला हो। और ये चीज मैंने सीखी है, आप मतलब मैं आप ये कह सकता हूँ, मैं ये मेरे घर से तो नहीं आई, बट ये मेरा इंटेंशन था। और ये चीज मुझे सीखी है, मैडम थी कामनी लॉ, जो लोग दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं उनको पता होगा, बाद में हाई कोर्ट की जज बनी। बट जी व्हेन सर, व्हेन शी बहुत वाज फेमस है सर। डिस्ट्रिक्ट जज, तो आई थिंक 2010 के आसपास की बात है, शी वाज डिस्ट्रिक्ट जज इन रोहिणी कोर्ट। उनके ऑर्डर्स को हाईकोर्ट भी नहीं काटता सर। हाँ, उनके ऑर्डर से ऐसे खतरनाक होते थे, 200 पन्ने के, पुलिस 300 वाले पन्ने तो के। डरते हैं उनकी कोर्ट में घुसने से। हाँ, पुलिस को तो वो वकील कुछ भी नहीं डरते हैं। समझती, पुलिस को दो पैसे का नहीं समझती आदमी वो। तो ऐसा नहीं समझने के पीछे लॉजिक है, उनके जो जजमेंट्स होते हैं, उनके जो लीगल पॉइंट्स है, उनके जो लीगल कॉन्सेप्ट्स थे, इतने खतरनाक इंटरप्रेटेड होते थे कि कोई कुछ नहीं बोलता था। हम लोगों का खुद का एक मैटर था मर्डर केस का, जिसका उन्होंने डिस्पोजल किया था, हाई कोर्ट में लेके गए। पता था हम लोगों को एज ए लॉयर भी वेरी वेरी मच श्योर कि नहीं होने वाला है बेल किसी भी हालत में। लेकिन आपको पता है पार्टी आएगी, बेल कर दे आएगी, और उसी में एडवोकेट्स का फीस बनता है, ये तो आपको पता है फाइनेंस। तो देयर वाज ए सीनियर, मेरे सीनियर का नाम था सुनील नाम था, सुनील वर्मा, और उनका द्वारका सेक्टर 10 में ऑफिस था। तो उन्होंने जाकर के उसके लिए, उस समय के जमाने में आप समझ लीजिए 2009-10 के टाइम पर उन्होंने लिया था, करीब 2.5-3 लाख रुपए लिए थे अपील करने के। उसमें भी एक सीनियर रखे गए थे, लेकिन कोई सीनियर काम नहीं आया। कामनी लॉ का जजमेंट देखने के बाद कोई सीनियर काम नहीं आया। और वो ऑनर किलिंग का मर्डर था, ऑनर किलिंग का मैटर था। ऑनर किलिंग तो कैसे उनका मूड खराब रहता है, ऑनर किलिंग गलती से दिख जाए तो। अभी मेरे को आइडिया, अभी मेरे को पता नहीं कि रिटायर कर गई हैं शायद, या है, आई रियली डोंट नो। तो नहीं सर, वर्किंग है सर अभी। वर्किंग है, हाँ जी हाई कोर्ट में बिल्कुल। होंगी अभी तो। हाँ, नहीं सर, हाई कोर्ट में नहीं है, तो कहाँ है? डिस्ट्रिक्ट जज है सर। अभी भी डिस्ट्रिक्ट जज है, अभी हाई कोर्ट उनका नहीं हुआ। नहीं अभी अभी मैंने अभी कुछ सुना नहीं, लेकिन पीछे कुछ था उनका अभी, जैसे उनका उसमें आया होता डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में सुना था मैंने लास्ट टाइम, जब ये लेकिन झगड़ा हुआ था बहुत ना उस पहले टाइम की वो भी बात है, थे इतने वहाँ पे। दिन तक डिस्ट्रिक्ट जज बना के रखना मतलब एक थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, बहुत पुरानी बात हो गई, 12 साल से ऊपर हो गया, 13 कि साल 2 साल पहले जब ये झगड़ा हुआ था पुलिस का, और तब उस टाइम ये डिस्ट्रिक्ट जज थी यहाँ पे। ओके, वो झगड़े में झगड़े में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट उनका रहता है, मतलब ऐसे मैटर को खूब सुलझाती हैं। वकील, अच्छे अच्छे वकील डरते हैं सर, जो टॉप मोस्ट लॉयर्स हैं ना, लॉयर्स हैं, वो भी डरते हैं सर कोर्ट में जाते हैं। उनका बहुत ही वो चीज है। और अगर वैसे अगर आपने इंटरप्रिटेशन कर दिया तो अब ये अलग बात है, थोड़ा सा हो सकता है इसमें भी पॉलिटिक्स, ये वो इधर उधर की चीजें हो सकती है, मैं इसको डिनाई नहीं कर सकता, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग। बट टैलेंट के मामले में उनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। उनका जो लीगल नॉलेज है, नो वन कैन चैलेंज। महिला होकर के भी बहुत अच्छा शार्प स्किल है। जो लोग कहते नहीं कि महिलाओं को नहीं होता, दिमाग कम होता है, उनके लिए मेरे हिसाब से उनको एक बार देखना चाहिए, समझना चाहिए लॉ फील्ड में। खैर, कमिंग टू द पॉइंट, देखिए, सो मियर यहाँ लिखा है, तो मियर का मतलब होता है सिर्फ केबल। केबल का मतलब हो गया कि इसके अलावा कोई दूसरा तीसरा नहीं। आप समझ लीजिए लॉ ऐसा पॉइंट है कि अगर आपने लिख करके दिया है ये मियर राइट फॉर री एंट्री, और आपने मियर वर्ड लगा दिया, तो सिर्फ आपके घर में घुसने का अधिकार है, आपके घर में बैठने का अधिकार भी नहीं है। वो फॉर्मेलिटी नहीं कर सकते वहां पर, चाय आप नहीं मांग सकते, खाना नहीं मांग सकते। तो यही लोग एडवोकेट जब ड्राफ्टिंग करते हैं ना, बहुत सावधानी से करते हैं कि भाई मैंने सिर्फ उनको री एंट्री का अधिकार दिया था। मैंने मेरे रूम में, यहाँ पर लिखा जाता है कि भैया मैं कहाँ पर री एंट्री होगी, आपके बेडरूम में री एंट्री का अधिकार नहीं मिलता है। जहां पर कोई सामान रखा हुआ होगा सिर्फ और सिर्फ वहीं पर आपको अधिकार मिल सकता है, जिसको आपको लेके जाना है। यानी कि कोई ऐसे प्राइवेट प्लेस में आपको री एंट्री का अधिकार नहीं मिलता है। ये भी सिर्फ छोटी छोटी चीजें हैं, बट जानिए, अगर मैंने आपको कहा कि ठीक है सर आप मेरे घर में एंट्री मार सकते हैं, री एंट्री ले सकते हैं, तो री एंट्री ले सकते हैं, लेकिन मेरे प्राइवेट प्लेसेस पर नहीं जा सकते, मेरे वॉशरूम में नहीं जा सकते हैं कि सर कहाँ पर नहाते हैं, सर कहाँ पर खाना खाते हैं, ये नहीं आप कर सकते।
जहां पर आपका सामान होगा वहां जा सकते हैं। दिस इज द थिंग। और अगर ऐसा कुछ होता है तो कंडीशन में है, मेंशन है, अगर कॉन्ट्रैक्ट के ड्राफ्टिंग में अगर मेंशन करते वक्त ये छोटी चीज अगर मिस कर दी, तब तो वो चौड़ा होकर बोलेगा देखो जी कहाँ लिखा है बताओ, यहाँ तो सिर्फ लिखा है राइट टू बी एंट्री, राइट ऑफ री एंट्री, तो री एंट्री का मतलब तो मैं कहीं भी इंटर कर जाऊंगा ना, इसीलिए ड्राफ्टिंग बहुत सावधानी से करनी होती है, ठीक है। खैर, सो यहाँ पर 6B में बहुत कुछ नहीं है, बहुत छोटी सी बात कही गई है कि राइट ऑफ री एंट्री होती है, लेकिन कब होती है और किस बात के लिए होती है, तो फॉर ब्रीच ऑफ ए कंडीशन। सो कंडीशन के ब्रीच होने के लिए, ब्रीच ऑफ ए कंडीशन, कंडीशन ब्रीच होने पर सबसिक्वेंट, सबसिक्वेंट ये बाद की बात हो रही है, उस समय की बात नहीं हो रही, बाद की बात हो रही है, सब्सिक्वेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। तो यहां पर है कि राइट ऑफ री एंट्री कब मिलेगा, देखिए कब मिलेगा उसका आंसर मिलता है, कहते हैं कि तब मिलेगा जब ब्रीच ऑफ कंडीशन होएगा। आपने ईएमआई मान लो नहीं भरा, जब नहीं ईएमआई भरते हैं तभी तो आपके घर में मैं जा रहा हूं और पैसे का डिमांड कर रहा हूं या सामान लेके जा रहा हूं, दैट इज व्हाट ब्रीच ऑफ ए कंडीशन। आपने कहा था कि मैं 10 तारीख को इंस्टॉलमेंट पे कर दूंगा टाइमली, बट आपने पे नहीं किया, इसलिए मुझे आपके घर में आना पड़ रहा है, मेरे को थोड़े शौक पड़ा है कि मैं आपके घर में जाऊं, तो वो मैं तो कर नहीं रहा हूं। सो दिस इज द पॉइंट। तो यहां पर री एंट्री, री एंट्री सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट के ब्रीच होने पर, या उसके कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट के टर्म्स कंडीशन के ब्रीच होने पर, ब्रीच ऑफ ए कंडीशन सब्सिक्वेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। तो हमारा जो सेक्शन 6 का क्लॉज नंबर बी है, कहता है कि अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशन ब्रीच हो गया तो जो आपके पास री एंट्री का जो अधिकार है, ये राइट ऑफ री एंट्री, तो ये मियर लगेगा ही लगेगा। कभी भी देखिएगा प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन आता है तो ये मियर लिख के आएगा, तो ये सीधा सीधा यहां से आप लेके जाएंगे और इसके साथ इसको अटैच कर देंगे, यानी इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, ये वाला पार्ट होगा, ये याद रखिएगा, बस इतना ही है। मेयर राइट ऑफ री एंट्री कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, तो किस मामले में, फॉर ब्रीच ऑफ ए कंडीशन, कंडीशन के ब्रीच होने पर, और वो कब, सब्सिक्वेंट। नाउ टू एनीवन एक्सेप्ट किसको, किसको सिर्फ है राइट, किसके लिए ट्रांसफर हो सकता है, तो ओनर के केस में ट्रांसफर हो सकता है। तो याद कीजिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, वो मैं एग्जांपल यहां पर रिपीट कर दे रहा हूं ताकि जो भी कोई डाउट होगा निकल जाएगा। देखिए एक एग्जांपल हम लोगों ने कहा था कि ए एक पर्सन है, ये क्या करता है, परचेज करता है, परचेज्ड गुड्स, ये सामान खरीदता है, लेकिन किससे खरीदता है, तो फ्रॉम बी। सो बी से ये सामान खरीदता है, सो इसका मतलब क्या हो गया, बी इज द सेलर और ए इज द बायर, ए इज द बायर। इसको बी और ए मत समझिए, खुद को मान के चलिए वहां पर। सो ए इज द बायर, बी इज द सेलर, बी ने सेल किया, ए ने परचेज कर लिया। नाउ यहां पर कंडीशन क्या लगाई कि हायर परचेज अग्रीमेंट, हायर परचेज, सिंपल परचेज नहीं है भैया, ये हायर परचेज अग्रीमेंट है। और अग्रीमेंट जहां लग जाता है, याद रखिएगा, बहुत छोटा सा क्लू दे रहा हूं आपको, जहां कहीं भी अग्रीमेंट लगता है इसका मतलब है इट मींस देयर मस्ट बी सम सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन। जहां भी अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बिना टर्म्स एंड कंडीशन के तो सर होने का सवाल ही नहीं उठता है। तो यहां पर अगर हायर परचेज अग्रीमेंट हुआ है, इट मींस हायर परचेज, हायर भी है और परचेज भी है। अब ये हायर का मतलब क्या होता है, एनीबॉडी, हायर शब्द का मतलब क्या होता है, हायर परचेज भी मैं क्लियर ही कर दे रहा हूं साथ में। हायर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग, सिंपल मीनिंग क्या होता है, हायर का मतलब होता है किराया, किसी चीज को किराए पर लेना, ठीक है, हायर। और परचेज का मतलब परचेज करना, खरीदना। तो किराए पर खरीदना, कमाल की बात होगी, किराया भी लग गया और खरीद भी रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया। सो हायर परचेज अग्रीमेंट एक तरीके का उधार में लेने की चीज हो गई। इसको अगर हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि एक कोई एक्स नाम का बंदा है, इसको एक 50 लाख की गाड़ी पसंद आती है और इसको ये गाड़ी हर हालत में लेनी है, बट इसके पास उतने पैसे नहीं है। इस 50 लाख की गाड़ी पसंद आती है लेकिन इसको 50 लाख की कार के पैसे 50 लाख नहीं है। सो ये बैंक जाता है और बैंक जाकर के कहता है कि भैया मुझे कुछ लोन दे दो ताकि मैं एक 50 लाख की गाड़ी पसंद करता हूँ, वो मुझे खरीद के दे दो, मतलब मुझे उसके लिए लोन चाहिए। तो क्या करेगी बैंक, चूंकि जानती है कि कार है, कार इज ए मूवेबल प्रॉपर्टी, ये कार इधर से उधर हो सकती है, मतलब आपके पास से कहीं और भी किसी भी जगह पर जा सकती है, इसको कहीं भी XYZ प्लेस पर लेके जाया जा सकता है। तो कार जो
ये सॉरी अपनी जो बैंक है वो कहेगी कि ठीक है ऐसा करते हैं, हायर परचेज अग्रीमेंट कर लेते हैं, अगर आपको इत्तेफाक ना हो, अगर आप अग्री करते हो तो। सो हायर परचेज अग्रीमेंट में क्या होगा, बैंक जो होती है, जैसे फाइनेंसर कौन है यहाँ पर, पैसा देने वाले कौन है, बैंक। सपोज कीजिए बंदा 10 लाख रुपया कैश लेके जाता है, 40 लाख रुपया कौन देगा, बैंक देगी। तो बैंक 40 लाख रुपया लेकर के क्या करेगी, इसके पास जाएगी, शोरूम के पास जाएगी, शोरूम में जो यहाँ पर कार का शोरूम है उस शोरूम के ओनर के पास जाएगी, और 10 लाख बंदे का है। तो यहाँ पर 40 लाख रुपया दे करके और ये 10 लाख रुपया दोनों मिला करके शोरूम से गाड़ी निकल गई। लेकिन बैंक पहले ही कंडीशन रख देती है कि देखो भैया हम तुम्हारे लिए 40 लाख रुपया अपने बैंक से निकाल के दे रहे हैं, तुम्हें इतना परसेंट ईएमआई देना पड़ेगा, इतने परसेंट के हिसाब से इतनी तारीख को इतने पैसे देने पड़ेंगे। अब चूंकि 40 लाख रुपया हम लगा रहे हैं, इन केस तुम कहीं पर ब्रीच कर दोगे, कोई पैसा नहीं दोगे, ईएमआई नहीं भरोगे, तो उस कंडीशन में जो कार है उसका मालिकाना हक मेरे पास ही रह जाएगा। क्योंकि हम पैसा लगा दे कि भैया सीधी सी बात है टेक्निकल, क्योंकि मैं पैसा लगाऊंगा तो आई एम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, तो बैंक पैसा लगा रही है तो बैंक इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। सीधी बात क्या है, बैंक इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। अब बैंक चूंकि ओनर है प्रॉपर्टी की, तो ये क्या कर रही है, ये किराए पर दे रही है, किसको, बंदे को, जो ले रहा है, जो 10 लाख दे रहा है उसको। तो जब तक ये 40 लाख रुपया ये प्रिंसिपल अमाउंट और प्लस जो कुछ भी इंटरेस्ट नहीं रहे होगा, जब तक ये पे नहीं होगा, इसका मतलब कि बैंक ने जो बंदे को दिया वो बंदा क्या है, एक्स, वो किराए पर लेके गाड़ी को घूम रहा है। तो जैसे आप सिंपल समझिए कि अगर आप रेंट पर रहते हैं कहीं घर में, अगर आप 1 महीने का किराया नहीं देते हैं तो मकान मालिक आपके माथे पे डांस करता है और बोलता है क्या है, भैया घर खाली करो, घर खाली करो, रुमाल सामान फेंको यहाँ से, हटाओ नहीं तो फेंक दूंगा, या ताला लगा देता है। प्रैक्टिकल में ही होता है। तो क्या होता है, उसके पास राइट है कि आपने रेंट नहीं दिया है, इसीलिए वो आपके कमरे पर आके, आपके फ्लैट पे आके ताला लगा देता है, या आपको आके धमकी देता है कि भैया घर खाली करो। सिमिलरली चूंकि आपने यहाँ पर इसका रेंट नहीं भरा, यानी कार का ईएमआई नहीं भरा है, इसीलिए वो क्या करेगा, चूंकि एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो तुरंत जाके कार को एक तरीके से सीज कर लेता है, अपने कब्जे में ले लेता है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। तो यहाँ पर इसी को कहते हैं। तो जो बंदा एक्स है वो कार को हायर करके रोड पे घुमा रहा है, यानी वो किराए पर घुमा रहा है, और तब तक किराए पर घुमा रहा है जब तक कि वो 40 लाख रुपया प्लस इंटरेस्ट जो कुछ भी बैंक का है, टर्म्स कंडीशन, वो जब तक पे नहीं करता है तब तक। सो बेसिकली दिस इज नोन एज हायर परचेज अग्रीमेंट। इसी को हम लोग नॉर्मल शॉर्ट तरीके से कहते हैं कि हायर परचेज अग्रीमेंट होता है। अभी ये क्लियर है। तो अब हायर परचेज अग्रीमेंट तो हो गया, समझ में आ गई बात। अब मान लीजिए कि जो एक्स नाम का बंदा है, ये गाड़ी ले लिया हायर परचेज अग्रीमेंट पर, इनकेस वो रेंट नहीं पे करता है, यानी रेंट इन द सेंस ईएमआई नहीं पे कर पाता है, तो अगर ईएमआई नहीं पे कर पाएगा तो टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से जो बैंक होगी, बैंक क्या करेगी, एक्स के घर पर जाएगी, और एक्स के घर पर जा करके बैंक का आदमी, और वो गाड़ी को क्या कर लेगा, उठा लेगा, उसकी कार की चाबी लेके कार उठा के लेके चल जाएगा। दिस इज हायर परचेज। अब नाउ ये जो लेके चला जाता है, तो ठीक है भैया, एक्स के घर पर जाना पड़ेगा, एक्स के घर पर जब तक जाएगा नहीं, तो क्या बैंक के आदमियों को एक्स के घर में घुसने का अधिकार है? द आंसर इज नो। क्या एक्स के घर पर बैंक के अधिकारियों का, या बैंक का सोकल्ड जो नौकर सर्वेंट है, या बैंक इंप्लॉइज जिनको हम कहते हैं, उनको यहाँ एक्स के घर में उसके गैराज में जाने का अधिकार है? द आंसर इज नो। लेकिन आप चूंकि हायर परचेज अग्रीमेंट कर चुके हो, यानी एक्स चूंकि ऑलरेडी हायर परचेज अग्रीमेंट कर चुका है, और उसमें वो दे देता है कि बैंक का जो कोई भी अथॉराइज्ड पर्सन होगा वो मेरे घर में आ सकता है, जहां पर मेरी कार खड़ी होगी वहां पर वो जा सकता है। दिस इज कॉल्ड मियर राइट ऑफ री एंट्री। फिर से रिपीट कर रहा हूं, राइट ऑफ री एंट्री, राइट ऑफ री एंट्री। अगर ये अग्रीमेंट में क्लॉज नहीं होगा तो बैंक का जो कोई भी एजेंट, एम्प्लॉय या कोई भी ऑफिशियल अगर एक्स के घर में घुसता है इस अग्रीमेंट के बिना, तो देन ट्रेसपास का ऑफेंस हो जाएगा। और आप किसी के घर में बिना मर्जी के अगर आप उसके घर में एंट्री मारते हैं तो दैट इज नोन एज ट्रेसपास। उसको हम ट्रेसपास बोलते हैं, वही ट्रेसपास कहलाता है। तो यहां चूंकि ये इसीलिए कि अपराध ना हो ट्रेसपास का, इसीलिए हायर परचेज अग्रीमेंट में साइन करवाते वक्त ये क्लॉज पहले से डाल दिया जाता है कि हम आपके घर पर जाएंगे, जहां कहीं भी हमारी वो प्रॉपर्टी होगी हम उसका चाबी ले सकते हैं,
ले करके हम अपनी गाड़ी लेके जा सकते हैं, टिल आप उसका पेमेंट नहीं जब तक करते हैं तब तक, यानी ईएमआई जब तक पे नहीं करेंगे तब तक। सो ये जो घर में घुसने का अधिकार हुआ, राइट ऑफ री एंट्री, इसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, यानी बैंक वालों को ही मिला है तो सिर्फ बैंक को ही मिलेगा, और एक्सेप्शन में किसको है, ओनर को। तो जो ओनर कौन है, ओनर बैंक वाला ही है इस एग्जाम्पल में, तो उसको मिलेगा। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं रखिएगा, कोई डाउट है तो पूछ लेना आप लोग। ओके, तो इसी पॉइंट को यहां पर हम लोगों ने मेंशन किया हुआ है, तो याद हो जाएगा, एक लाइन का मैटर है, मियर राइट ऑफ री एंट्री फॉर ब्रीच ऑफ ए कंडीशन subsequent cannot be transfer. So right of me entry, mere right of re-entry for breach of a condition subsequent cannot be transferred to anyone. सिर्फ किसको ट्रांसफर किया जा सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ ओनर को ट्रांसफर। तो यहां पर क्या करते हैं ना, क्वेश्चन जब पूछते हैं एग्जाम में तो ये ओनर वाला क्लॉज पूछेंगे, ये तो सीधी चीज है, ये सबको समझ में आ गई, लेकिन किसको ट्रांसफर किया जा सकता, किसको नहीं किया जा सकता, वो तो दे दिया, किसी को नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी ट्रांसफर टू एनीवन। यहां लिखा है ना, कैन नॉट बी ट्रांसफर टू एनीवन, ये तो क्लियर सीधा सा सवाल है। लेकिन डीजीएस में, हरियाणा में, या जहां कहीं भी थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ा देंगे डीजे वगैरह में, तो वहां पर इसको पूछेंगे किसको किया जा सकता है। अब आदमी शॉक्ड, किसको किया जा सकता है, कैंडिडेट शॉक्ड, किसको किया जा सकता है, सो भैया ओनर को, एक्सेप्ट दी ओनर ऑफ दी प्रॉपर्टी। तो यहाँ जो अब इसी में डीजीएस का जो प्रॉब्लम होगा उसमें एक लंबा चौड़ा स्टोरी बनाएंगे और उसमें अफेक्टेड दिखा देंगे या उसको ओनर बताएंगे अल्टीमेटली, यानी जो प्रॉपर्टी का ओनर होगा उसी को प्रॉपर्टी में एंट्री करने का अधिकार मिलता है। सीधी सी बात, री एंट्री का अधिकार ट्रांसफर नहीं होता है, सिर्फ ओनर के नाम पर ट्रांसफर हो सकता है। क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो 6A क्लीन है, 6B भी क्लीन है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट नंबर C, 6 का C समझ लिए तो समझिए कि आपने जिंदगी में आधा जो होता है ना गंगा स्नान वो कर लिया। क्यों इस समय कह रहा हूं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल लाइफ में बड़े झगड़े दिलाता है। अगर आप लिटिगेशन करते हैं तो अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं, अगर आप लिटिगेशन करते हैं तो बोल रहा हूँ। ठीक है, आप जुडिशरी में जाएंगे तो आपको ऐसे केसेस खूब मिलेंगे, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया से वन टाइम समझना है। याद रखिएगा, वन से लॉयर ऑलवेज ए लॉयर, वो हमेशा रहता है, चाहे आप जज बनिए चाहे मत बनिए, बट वन से लॉयर ऑलवेज ए लॉयर दिमाग में घुसा रहेगा। देखिए यहां पर क्या है, अब क्या है ये, एन ईजमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अपार्ट फ्रॉम द डोमिनेंट हेरिटेज। अब 2-3 वर्ड ऐसे खतरनाक है सर, जो कि आपके हो सकता है बाउंस करे। अभी जब इसका कॉन्सेप्ट मिल जाएगा तो एकदम इजी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, ईजमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर। आप में से कोई बता सकता है इन शॉर्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म ईजमेंट? ईजमेंट किसको कहते हैं? एनीबडी कैन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईजमेंट, जल्दी से। सर राइट ऑफ लाइट वे, पोजीशन नहीं होते हुए भी राइट्स रहता है प्रॉपर्टी के ऊपर। वाटर, पोजीशन नहीं होते हुए भी राइट, प्रॉपर्टी पर राइट रहता है। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए मैं सुन रहा हूँ। हाँ, ईजमेंट का मतलब होता है सर सुख अधिकार, और ये प्रॉपर्टी से रिलेट करता है। जैसे कि अगर कोई प्रॉपर्टी एक जगह पे स्थित है तो उससे संबंधित हवा का आना, उससे संबंधित। ठीक है सर, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसको प्रैक्टिकल में हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? हाउ इट इज पॉसिबल, प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? एकदम प्रैक्टिकल बताइएगा मेरे को थ्योरी से कोई इंटरेस्ट नहीं है सर, क्योंकि अगर प्रैक्टिकल समझ जाएंगे, जो प्रैक्टिकल कर रहा है कोर्ट में या लाइफ में, उसको थ्योरी क्या बिगाड़ लेगा? बताइए, ईजमेंट का कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल दीजिए सर, जो आपको लगता है कि मुझे आता है। एनीवन कैसा भी। हाँ सर इसमें प्रैक्टिकल कैसे नहीं सर? क्या सर? हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। हेलो, हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूँ सर, मैं सुन रहा हूँ। कह रहा हूँ जैसे इसमें कोई किसी की प्रॉपर्टी के कोई अगर किसी के हम ईजमेंट राइट को इन्फ्रिंज करते हैं, ईजमेंट राइट होगा सर। जैसे हमने कोई विंडो लगा रहा है अपने घर में और उसके घर में सनलाइट नहीं आ रही है, तो उसको ईजमेंटरी राइट होगा कि वो उसमें कर सकता है और उसके अगेंस्ट वो जा सकता है कोर्ट में। चलिए, आप लोगों के बात को ना मैं एक थोड़ा और सपोर्ट करता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा।
दिल्ली की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, दिल्ली में हर जगह का एरिया है, चलिए दिल्ली की बात यार करें। ऐसा वाटर तो ये हर ड्रेनेज का जगह भी है सर, हिंदुस्तान के हर जगह पर हो रहा है, बट एक दिल्ली चूंकि कैपिटल है तो जैसे उसका एग्जाम्पल। वाटर ड्रेनेज भी है सर। हाँ ठीक है सर। देखिए सर, ये एक बड़ा सा एक लैंड है सर, ठीक है सर। मान लीजिए ये 1000 स्क्वायर फीट यहाँ से इसका मान लीजिए कि लंबा होगा, मान लीजिए, मानने में कुछ नहीं जा रहा है, और इधर से मान लीजिए कि 500 स्क्वायर फीट है ये पूरी चौड़ाई, ये लंबाई ये चौड़ाई, ठीक है। अब ये दो हिस्सों में बट गई लैंड, ये हो गई मान लो 500 स्क्वायर फीट, ये हो गई 500 स्क्वायर फीट, और ये है 250, यहाँ से मतलब चलिए इसको 500 500 रन दी, ये हो गई 500 और इधर 500। तो अब क्या है कि मान लीजिए कि ये पर्टिकुलर एरिया है लैंड का, ठीक है। ये 1000 मैंने पूरे का लिया था तो इसका 50-50 कर दिया यहाँ से। बीच से क्या होगी, बाउंड्री पड़ गई, बाउंड्री पड़ गई तो ये एक एरिया हो गया और ये दूसरा एरिया हो गया, ये दूसरा एरिया हो गया, ठीक है। नाउ अब सीन क्या है कि यहाँ पर दो लोग अपना घर बनाते हैं। अब ये देखिए प्रैक्टिकल में क्या होता है, आप लोग जो भी दिल्ली या कहीं से भी बिलोंग करते हैं, ये जो अपना जमीन लेके मकान बनाते हैं जड़ से, उनके साथ ये इश्यूज होते ही होते हैं। अब यहाँ पर ये घर, इधर जमीन है इधर भी जमीन है, यहाँ पर दोनों के दीवार या तो सट जाएंगे या तो क्या करेंगे, ये लोग ओपन स्पेस छोड़ेंगे। यानी नॉर्मली क्या होता है आज की तारीख में देखा जाए तो दिल्ली हो गया या कहीं भी जगह हो गई, तो क्या करते हैं दोनों अपने अपने घर की दीवार सटा देते हैं, यानी इधर से भी सट गई दीवार और इधर से भी सट गई दीवार। तो ये तो एक कॉमन फेनोमेना हो गया। मान लीजिए कि अगर इस बंदे ने थोड़ी सी जगह छोड़ दी है, यानी कि ये बाउंड्री कॉमन है और इस बंदे ने थोड़ा सा 2 फीट का स्पेस छोड़ करके इधर से कंस्ट्रक्शन कर लिया है, ओके। अब भाई साहब इनका, यानी इसको मान लीजिए ए है, इसको मान लीजिए बी है। ए को अब यहाँ पर ना प्लास्टर कराने की जरूरत पड़ गई है या कोई मरम्मत कराने की जरूरत पड़ गई है, एकदम प्रैक्टिकल में बात करते हैं, कुछ मरम्मत कराना है, कोई चीज हो गई है, मान लीजिए कोई सांप बैठ गया हो बिल बना के या कुछ भी इश्यू हो गया होगा, ठीक है। तो अब इस दीवार को एक्सेस करने के लिए क्या ये इसके घर में जा करके इसकी बाउंड्री पर खड़ा होकर के और अपने दीवार की मरम्मत करा सकता है, प्लास्टर करा सकता है, रंगाई पुताई करा सकता है, यस और नो। इसके घर की दीवार पर, यानी कि जब यहाँ पर ये बना रहा है, तो अब जैसे सर यहाँ पर ये ऐसे है, इसको मैं सेपरेट भी करके बताता हूँ, तो पूरा एरिया ऐसे है दोनों का, ठीक है। ये भाई साहब जो हैं बी थोड़े समझदार थे, बोले कि मैं थोड़ा सा चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ दूंगा। तो सपोज कि यहाँ पर इन्होंने 2 फीट गैप छोड़ दिया, इनके घर का कंस्ट्रक्शन यहाँ से शुरू होता है, इनके यहाँ से शुरू होता है, और ये दीवार है ना यहाँ पर कोई दीवार है नहीं, ये 2 फीट जो जमीन छोड़ी हुई है इनकी छोड़ी हुई है बी की। तो ये खाली स्पेस जो बी ने यहाँ पर छोड़ा है, क्या ये ए बी के स्पेस को इस्तेमाल कर सकता है क्या, एनीबॉडी, या बी मना कर सकता है स्पेस को इस्तेमाल करने से? डायग्राम समझ में आए तो बोलिए यस, नहीं समझ में आए तो ओपनली बोलिए नो, क्योंकि मेरे को आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट डालना है। कर सकता है सर। क्यों करेगा सर? सर वो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसकी अगर बैक है तो सर वो उसको कैसे, उसको तो जब तक उसको वो नहीं करेगा तो उसका राइट इन्फ्रिंज नहीं होगा सर। किसका राइट इन्फ्रिंज हो रहा है सर बताइए? ए का सर, अगर ए मानिए का उसको कैसे रिपेयर राइट ही इन्फ्रिंज करनी हो रहा है, है सर? उसकी रिपेयर की रिक्वायरमेंट है सर। सर हाँ नहीं हो बताइए। पाएगा। नहीं आपका कर घर है सकता सर, है। आप दे देंगे दूसरे को, आप ही का घर है, पर्सनल ले नहीं कर लेते हैं हम पाएगा लोग, सर। तो आप दे देंगे अपने घर में जाकर के, यहाँ पर प्लास्टर करना है उसको, तो ये अपने आपने 2 फीट नहीं का नहीं, रास्ता यहाँ उसके छोड़ा उसके है। घर की नहीं कह रहा सर मैं, तो आपने जो बीच वाली जो वॉल कही है उस हाँ पे तो नहीं। सर बीच वाला रास्ता आया कहाँ से, ये खाली स्पेस आया कहाँ से? बी ने छोड़ा इसलिए तो रास्ता आया है सर, ये जी सर, बी नहीं की कर जमीन है सर, ये ए ने पूरा ले लिया है। मान लीजिए ये पूरा जो एरिया है ना सर, ये दोनों का कॉमन वॉल है, ये दोनों का कॉमन वॉल है, यहाँ से दो जमीन के 2 टुकड़े हो गए, ये दोनों का कॉमन वॉल है, लेकिन बी ने इधर थोड़ा सा हवा छोड़ दिया है, हवा के लिए, सीवेज के लिए, लाइट के लिए कुछ स्पेस छोड़ दिया है। हम लोग जब घर बनाते हैं तो सर ये सीवेज का पाइप कहाँ से निकलेगा सर? प्रैक्टिकल बात करते हैं सर। विंडो हमें खोलना है बढ़िया सा, शानदार सा, तो विंडो यहाँ पर हम खोल के कहाँ दूसरे की जमीन में खोल नहीं सकते? विंडो नहीं खोल सकते सर। तो ये विंडो हमने खोलना है, बी जो है अपने घर में विंडो खोलना चाहता, तो इसने अपनी जमीन छोड़ दी है, अपनी जमीन में तो खोल सकते हैं विंडो सर। खोल सकता है सर, ए नहीं खोल सकता। ए तो नहीं खोल सकता, तो सवाल सर विंडो खोलने का नहीं है, बट यहाँ पर ये जो रास्ता बी ने जो अपना जमीन छोड़ा है, मेरा सीधा कहना है कि बी ने 2 फीट का नीचे से जमीन छोड़ दिया है जड़ से, तो क्या ये जो खाली जमीन है
ए उसका लीगली इस्तेमाल कर सकता है क्या? अगर ए कहे कि भाई देखो मेरे को प्लास्टर करना है इधर मेरे दीवार में, तो तुम अपने घर में मुझे मचान लगाने दो, मुझे प्लास्टर करने के लिए लेबर मिस्त्री जो भी लगता है वो उस माल मटेरियल सब इधर रखने दो और मैं प्लास्टर करूंगा अपने 2 तल्ले का, 2 फ्लोर का, 3 फ्लोर का। अगर अगर ए के लिए एंट्री कोई है ही नहीं और मेन गली बी के साइड में, राइट साइड में है, तो उसको रास्ता मिलेगा, अदरवाइज इधर ये तो इधर से फ्रंट है, ये फ्रंट है इनका, हाँ तो फिर नहीं मिलेगा सर, ये फ्रंट है, नहीं मिलेगा सर, नहीं मिलेगा सर, तो ए देगा? बिल्कुल नहीं सर, मतलब सॉरी, बी देगा? बी देगा नहीं क्या? नहीं इधर देगा, बंद है, इधर भी बंद है, इधर भी बंद है, सब बंद है, ये सब बंद है। नहीं देगा सर, और नहीं ये देगा। यही आपका गली है, रोड है, जो बाकी कहना तो फिर चाहिए, यहीं वो से पार्किंग आपके होती है, यहीं पर घर घुसते हैं। उनके टर्म्स कैसे हैं सर, वो उस पर डिपेंड करता है, बाकी तो वैसे तो लीगली तो लीगली जा सकता है कि नहीं? टर्म्स को तिल वो गोल में। नहीं नहीं सर, नो सर, नो सर, नो सर। हाँ जी, बाकी लोग क्या कहते हैं? गजेंद्र जी तो कह रहे हैं कि नहीं देंगे सर। नहीं सर, आप नहीं देंगे? नहीं आप भी नहीं देंगे? क्यों मैडम, झगड़ा करने में मन लगता है? आप नहीं सर, ऐसा दे कुछ दीजिए, नहीं क्या है। दिक्कत है? ये सर, ये अपना, ये के लिए कुछ जगह छोड़े ही नहीं है, पूरा अपना कर चुके हैं। मतलब जैसे होता है कि कुछ जगह छोड़ के उनको करना चाहिए, वो नहीं किए, अपना जगह वो ले लिए, लेकिन बी जो थे वो अपना दिमाग लगा के कुछ जगह छोड़े हैं बेनिफिट के लिए सर, तो वहां पर ये एंट्री नहीं देंगे सर अपना जगह में। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है सर, जैसे कि उन लोगों का कंसल्ट हो गया, कुछ पूछ के किए, तो उस हिसाब से उसको एंट्री मिल सकता है, लेकिन हाँ, अपने से वो नहीं एंट्री ले सकते सर। लीगली तो पॉसिबल नहीं ना है मैडम। नहीं नहीं सर। तो आप लोग जो सब जा रहे हैं, समझिए कि इजमेंट का 1/4 आप पार्ट समझ गए, ठीक है, इतना ही था। अब इसी को ईजमेंट कहते हैं। अब ये नहीं चिल्लाएगा कि मेरे घर में लाइट नहीं आती है इसीलिए। अब मैं आपको प्रैक्टिकल केस बताता हूँ, ये दिल्ली में हो चुका है, ठीक है। ऐसा ही एक केस आया था हम लोगों के पास, तो बिल्कुल हुआ। भाई साहब ने क्या किया, ए जो है भाई साहब, इन्होंने क्या किया, G+3 बना लिया और इनका G+1 था, या यूं कहीं शायद ग्राउंड ही था, अगर मैं सही से याद कर पा रहा हूँ, तो एक ग्राउंड फ्लोर ही इन्होंने बनाया था, इनका G+3 था। तो इनके पास थोड़ा पैसा ज्यादा था, तो इन्होंने क्या किया, G+3 बना दिया। अब ये 3rd फ्लोर पे यानी टॉप फ्लोर पे जाके बढ़िया से शानदार सी खिड़की खोलते हैं, 4 फीट लंबी, 4 फीट लंबी चौड़ी, एक बढ़िया सी शानदार सी खिड़की खोलते हैं। अब बी को गुस्सा आया, भाई बी को गुस्सा इसलिए आया कि भाई इसकी बीवी बच्चे, घर की बेटियां बहू सब छत पे बैठती हैं गर्मी के दिनों में, गर्मी भी भयंकर पड़ती है दिल्ली में, तो अपना मूड हुआ बैठने का, खाने का, खेलने का, जो भी करना है, इनकी प्राइवेसी पर हनन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से वो ताका झाकी करते थे लड़के, उनके फैमिली के कुछ लोग, जो भी सीनियर होल्डर जो भी। तो बी ने आकर के कोर्ट में आकर के कहा कि सर मेरे को ना ये खिड़की तुड़वानी है, क्योंकि इन्होंने तो जगह छोड़ी नहीं है, जगह छोड़ी नहीं है तो ये विंडो मेरी तरफ खोल कैसे सकते हैं। इवन तो मेरा घर G+1 है या G+2 है, मेरा ग्राउंड फ्लोर ही है, तो जब आप जगह छोड़ोगे नहीं तो दूसरे के घर में तो नहीं जा सकते। भाई साहब ए का दलील इतना तगड़ा था, उन्होंने जाकर कोर्ट में क्या कहा बताते हैं। इन्होंने कहा कि सर मेरे घर में मेरी बहू है एंड शी इज प्रेग्नेंट, और प्रेग्नेंट है तो सर उसके लिए थोड़ा एयर चाहिए, हवा चाहिए शुद्ध, तभी तो मतलब मदर और बेबी के हेल्थ पर बड़ा अच्छा असर पड़ेगा। अब आप जज हैं सर, आप बताइए कि बहू अगर प्रेग्नेंट है तो मदर और बेबी का हेल्थ अच्छा हो, उसके लिए सनलाइट हो, एयर हो, दिस हो दैट हो, उसके लिए क्या बी अपने घर से जमीन दे देगा? बी अपना एरिया का इस्तेमाल करने देगा इस ग्राउंड पर, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर? नहीं सर। दे सकते हैं क्या? सर सर ये जो सर ये जो ए की जिसको दलील आप कह रहे हो, ये तो इमोशनल स्टेटमेंट है, दलील तो है ही नहीं सर ये। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। तो मुझे याद है विजय प्रताप या जय प्रताप कुछ नाम था, उन्होंने यही बात कही, भाई तुम्हारी बहू प्रेग्नेंट है, इसमें बी का तो बेचारे का कोई हाथ नहीं है, तुमने जमीन में जगह नहीं छोड़ी, विंडो नहीं छोड़ी, मतलब जमीन छोड़ी नहीं, उसमें इसका तो कोई हाथ नहीं है। और इसी को बोलते हैं इजमेंट्री। ए कैन नॉट क्लेम कि भैया मेरे को राइट टू लाइट चाहिए, मेरे को घर में लाइट नहीं आती तो मुझे इधर से जगह दे दो, मैं लाइट लूंगा। एक कैन नॉट क्लेम मुझे को एयर चाहिए, हवा चाहिए, तो मुझे इधर से खिड़की खोलने दो, मुझे हवा नहीं चाहिए। एक कैन नॉट क्लेम कि मुझे मेरा यहाँ पर टॉयलेट है तो मुझे ये सीवेज निकालने के लिए जगह चाहिए। नो, कैन नॉट क्लेम। भैया इन्वेंट्री राइट वही एग्जिस्ट करता है जहां आपने कुछ जमीन जगह छोड़ी हो। हाँ, अगर आपका जमीन छोड़ा हुआ होता, आपने यहाँ पर मान लीजिए जैसे बी ने जगह छोड़ रखी है, अब ए अगर आके घुसता है तो ये इंक्रोचमेंट है, किसके लाइफ पर, किसके राइट पर, किसके जमीन पर, किसका इजमेंट्री राइट पर? बी के राइट पर। बी का इजमेंट्री राइट का वायोलेशन हो रहा है। ये होता है बेसिकली इजमेंट।
जो आप लोग अब समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कभी भी, अभी जितने लोगों ने आंसर दिया बिल्कुल सही था आंसर, कोई गड़बड़ नहीं था, ठीक है। तो प्रैक्टिकल में ही झगड़ा होता है। अब सबके पास तो पैसे नहीं है भाई कि G+10 लगा देगा, कोई G+9 लगा देगा, इट इज नॉट पॉसिबल। तो आपको अगर जगह जमीन खोलनी है, विंडो खोलना है, एयर का लेना है मजा, ये सब चीजें लेनी है, तो अपनी जमीन छोड़ो, 1 फीट वाली, 2 फीट वाली, 3 फीट वाली, जो छोड़ना है छोड़ो। तो आजकल इसका भी लोगों ने सोल्यूशन निकाल दिया। क्या करते हैं, 10 इंच की दीवार डालते हैं, 10 इंच की दीवार डाल देंगे, उसमें वो स्लाइडिंग विंडो लगा देंगे और बोलेंगे देखो जी हमने तो अपनी जगह में लगा लिया है। इसका भी वो सोल्यूशन है। मैं आपको दोनों चीजें बता रहा हूँ। अब ऐसे में कुछ जजेस कहते हैं हाँ भाई ये तो बिल्कुल सही बात है, 3 इंच की दीवार है और उसमें इन्होंने स्लाइडिंग विंडो लगा दिया है, तो गलत क्या। आपके घर के बाहर तो पल्ला नहीं झूल रहा है ना, वो जो विंडो के पल्ले होते थे पहले लकड़ी वाले या कांच वाले, वो तो इधर नहीं निकल रहे, ये तो अपने घर के अंदर कर रहे हैं, तो आपको इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो खैर ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, बट अगर टेक्निकली देखा जाए, टेक्निकली तो इनको विंडो खोलने का अधिकार है ही नहीं। ये विंडो का यानी राइट टू एयर जो बोलते हैं, राइट टू लाइट बोल रहे हैं, या बाकी चीजों का जो राइट बोल रहे हैं, इनको इधर से विंडो नहीं खोलना चाहिए, ठीक है। तो ये, तो यहां पर क्या होगा, इसी को आप मोटे तौर पे समझिए कि यही होता है ईजमेंट, एकदम मोटे तौर पे। आपका जमीन है सर, बगल वाले पड़ोसी ने आप एक जमीन, दिल्ली में क्या होता है, आप दिल्ली में कहीं भी हिंदुस्तान में आज के डेट में हो रहा है, लोग सटा सटा के 1 इंच जगह नहीं छोड़ेंगे। उसने नहीं छोड़ा मैं क्यों छोड़ू, उसने नहीं छोड़ा मैं क्यों छोड़ू। इसीलिए लोग क्या होता है ना, अक्सर लोग मर जाते हैं। डेंगू का कारण भी है क्योंकि प्रॉपर सनलाइट नहीं आता है, प्रॉपर एयर नहीं आता है, जगह छोड़ी नहीं है अंदर। अगर आपने मतलब अगर 1 इंच जगह नहीं छोड़ोगे तो सनलाइट आएगा नहीं अंदर, एकदम भूत बंगला हो जाएगा। बिना लाइट के आप 1 सेकंड नहीं रह सकते, 1 सेकंड नहीं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी नहीं रह सकते हो आप। अंधेरी गलियां, अंधेरे कमरे होते हैं बिल्कुल के बिल्कुल। दिस इज द रीजन। तो डेंगू होगा, मलेरिया, ये सारी चीज, तो मच्छर मच्छर कहाँ आएगा, अंधेरे में तो आएगा, पैदा तो होगा। ये सारी चीजें होती रहती हैं। खैर मुद्दे की बात। सर मेरा हाँ जी मैडम क्वेश्चन बोलिए। सर, हाँ बोलिए। सर जैसे कि ए का एक जगह था, बी का एक जगह था। ठीक है। अगर ए ने पहले घर बना लिया है और वो अपना विंडो छोड़ा है, फिर बाद में सर बी ने वहां पर कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो वो भी जगह नहीं छोड़ रहे, तो वो क्या सनलाइट और एयर के लिए ये कर सकते हैं सर? ये जगह नहीं छोड़ा तो बिल्कुल नहीं कर सकता है। जगह नहीं, नहीं ए ने छोड़ा है नहीं तो छोड़ा कभी भी सर। नहीं कर सकता है। अगर सपोज कीजिए ये मेरा इतना बड़ा एरिया है, सपोज कीजिए मेरा 1000 स्क्वायर फीट का ये पूरा एरिया है, तो जी मैं सर। अगर 1000 इधर से यहाँ तक, यहाँ से मैं कंस्ट्रक्शन करूँ, यहाँ से मैं पूरा कंस्ट्रक्शन करूँ, यहाँ से मैं कंस्ट्रक्शन कर दूं, यहाँ से कंस्ट्रक्शन कर दूं, तो मैं इधर थोड़े दूसरे की जमीन में जाके छोड़ दूंगा। मैं दूसरे की, इधर मैं विंडो नहीं खोल सकता, इधर मैं विंडो नहीं खोल सकता, इधर विंडो नहीं खोल सकता। अगर ये मान लीजिए रोड है तब तो चलिए ठीक है, चल जाएगा। लेकिन इधर अगर फ्लैट है, जमीन है किसी का, तो इधर मैं विंडो नहीं खोल सकता, इधर भी विंडो नहीं खोल सकता। अगर आपको जमीन, अगर आपने जमीन छोड़ी, मतलब सपोज आपने यहाँ 2 फीट की जमीन छोड़ दी, 1 फीट का रास्ता छोड़ दिया नीचे जमीन से, तो यहाँ आप बड़े मजे से विंडोज खोलिए, अपना जो करना है करिए। यहाँ से आपने थोड़ा सा जगह जमीन छोड़ दिया, या इधर से भी छोड़ दिया, इधर से भी, जमीन इतना बड़ा है, लेकिन आपने क्या किया, थोड़ा कम करके बना लिया। इसीलिए जितने भी बाय लॉज होते हैं, बाय रूल्स होते हैं ना, उसमें ये बात प्रॉपर कहा गया है। ऐसा डीडीए का होगा, आई हैव नो आइडिया, बट नॉर्मली हर एक स्टेट के जितने बाय लॉज होते हैं घर बनाने के, जो नगर निगम परमिशन देता है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, सब जगह ये नियम है कि आप अपने जमीन के चारों साइड पर इतना जगह छोड़ेंगे। कहीं पर 66% कंस्ट्रक्शन सर, क्या सर? 66% कंस्ट्रक्शन। हाँ, तो मतलब उसका अपना नियम होता है कि 7%, सॉरी 7 फीट छोड़ना है कि 2 फीट छोड़ना है, और वो जमीन के एरिया पर डिपेंड करता है। इसीलिए ताकि आप हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। तो लोग क्या करते हैं, नक्शा दिखा देंगे, कुछ बोलेंगे कि मैंने छोड़ दिया, नक्शा जो दिखाएंगे बना करके मकान का, उसके हिसाब से कहेंगे देखो मैंने तो जगह छोड़ दी है। अब रियल अगर कोई विजिट कर दे नगर निगम का आदमी, तो उसको खर्चे वर्चे दे देंगे, वो भी लिख देगा कि हाँ जी छोड़ दिया, और वास्तव में यहाँ छोड़ा हुआ कुछ नहीं होता है, और वही कागजों में चलता रहता है, वो लिख देते हैं, गलत रिपोर्टिंग करते हैं, और यहाँ पर पूरा का पूरा घर बना हुआ होता है। तो 2 लॉस होते हैं, नगर निगम को इसका किराया जो होता है ना, म्यूनिसिपल टैक्स, वो भी प्रॉपर नहीं मिलता है, क्योंकि वो तो एरिया से कैलकुलेट करके टैक्स वसूलते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले, और जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो लोग होते हैं अच्छा मोटा रकम कमाते हैं। तो ये सब कॉमन सी बात है, ये मैं आपको साइड के बात बता रहा हूँ, लेकिन ये होता है प्रैक्टिकल में। इसी को आपको जो मैंने अभी तक एग्जांपल दिए सब इजमेंट्री है, यही सब इजमेंट्री राइट है, यही इजमेंट है। लेकिन मैं आपको इजमेंट टेक्निकली भी बताऊंगा, आपको ऐसे तो बता ही दिया। देखिए,
अब जरा समझते हैं, ईजमेंट का एग्जांपल और लेता हूं मैं, एक थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं, उसको देखिए। मान लीजिए कि ए एक पर्सन है, ठीक है, ए इज द ओनर ऑफ ए हाउस। अब इसके पास राइट ऑफ वे है। राइट ऑफ वे का मतलब जाने का अधिकार, रास्ता। कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल भी देता हूं, सपोज कीजिए एक पूरा लैंड है, ये दो भाई ने मिलकर के खरीद लिया है, एकदम प्रैक्टिकल में समझिएगा, जल्दी समझ जाएंगे। दो भाइयों ने मिलकर के लैंड खरीद लिया है पूरा का पूरा। अब ये बराबर बीच से बांट लेते हैं, बराबर बीच से बांट लेते हैं। इधर से रास्ता ब्लॉक है, इधर से ब्लॉक है, इधर से ब्लॉक है, इधर से ब्लॉक है, पूरा ब्लॉक नहीं, थोड़ा ब्लॉक है। यहीं से थोड़ा सा रास्ता इनको मिलता है, आई थिंक 10 फीट या 15 फीट का बीच से इनको रास्ता मिलता है। मान लीजिए 20 फीट का रास्ता मिलता है, सपोज कीजिए इनको 20 फीट का रास्ता मिलता है। नाउ अब ये जमीन के अंदर से ही इनको रास्ता देना है, जमीन के अंदर से ही रास्ता मिलता है। जब जिसने जमीन सेल करी है उसने ओपनली बोल दिया था कि भाई हम बाहर से रास्ता नहीं देंगे, आप लोगों को छोड़ना पड़ेगा। यानी कि 20 फीट का रास्ता है तो 10 फीट आप छोड़ेंगे अपने हिस्से में से, 10 फीट ये भाई साहब छोड़ेंगे। अब ये 10-10 फीट दोनों छोड़ेंगे, तब ये कितने फीट का रास्ता हो जाएगा चौड़ा? 20 फीट का रास्ता हो जाएगा। और 20 फीट रास्ता छोड़ना चाहिए। क्यों छोड़ना चाहिए? कल को आपके घर में आग लग गई तो एक दमकल की गाड़ी तो जा सकनी चाहिए ना। कल को आपके घर में आग लगने के बाद दमकल नहीं गई तो जल के मरो, क्या करोगे? फ्यूचर का तो कुछ पता नहीं, फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल, कुछ भी एनीथिंग में हैपन विथ यू एंड योर फैमिली मेंबर्स। तो कल को यहाँ पर कोई गाड़ी जाने वाली हो, दमकल की सीढ़ी या किसी और भूकंप आ गया, कुछ भी हो गया, तो ऐसे कंडीशन में आपके पास यह रास्ता होना चाहिए गाड़ियों को जाने के लिए। अब यहाँ पर ये मान लीजिए एक्स है और ये वाई है। एक्स थोड़ा लालची किस्म का आदमी है, ये बोलता है 10 फीट नहीं छोड़ूंगा, मैं 5 फीट छोड़ूंगा। तो 5 फीट छोड़ेगा तो ये रास्ता क्या हो गया? छोटा हो गया। ये भाई साहब 10 फीट छोड़ रहे हैं, ये भाई साहब 5 फीट छोड़ रहे हैं, यही हो जाती है अक्सर लड़ाई। अब ये मान लिए पहले आया घर बनाने के लिए, सपोज कीजिए एक्स पहले आ गया घर बनाने के लिए, तो ये क्या करेगा? ये 10 फीट छोड़ना था, ये 5 फीट ही रास्ता छोड़ रहा है, तो क्या कर दिया इसने? 5 फीट इधर बढ़ा लिया, इसका भैया लॉस हो गया। यानी कि ये ऑलरेडी 5 फीट खा चुका है। अब ये आएगा तो देखिएगा कि भाई तुमने तो इधर से बढ़ा दिया है, तुम्हें भी छोड़ना था 10 फीट, तुमने 5 ही फीट क्यों छोड़ा? अब ये झगड़े का घर बनता है। अब यही बात होते होते तू मैं होते होते गोली बंदूक लाठी डंडा चेन कड़ी मर्डर सब हो जाता है। क्योंकि अब जब इसने भाई साहब ने जमीन नहीं छोड़ी तो ये अगर पार्किंग करेंगे तो इसके एरिया में पार्किंग नहीं कर सकते ना, इनके घर के बच्चे इस एरिया में जाके खेल नहीं सकते, इनके बच्चे यहाँ पर जाकर के गाड़ी नहीं लगा सकते, 4 व्हीलर नहीं लगा सकते, 2 व्हीलर ने साइकिल नहीं लगा सकते। इसको बोलते हैं इजमेंट्री। अब ये एक्स बाइक के घर में थोड़े जाके अपना गाड़ी पार्क करेगा। जब कायदे से डीड पर सेल डीड पर मेंशन था कि ये पूरे प्लॉट के अंदर आप किधर से भी रास्ता लोगे, आप दोनों पार्टीज को 10-10 फीट छोड़ना पड़ेगा, आप लोगों को 10-10 फीट ईच छोड़ना पड़ेगा। तो जिसने 10 फीट कम कर दिया, 5 फीट सॉरी कम कर दिया, उसके ऊपर होना चाहिए। अब इसी के लिए बाई जाएगा कोर्ट में केस करने के लिए। अगर एक्स जीत के आता है, सॉरी बाई जीत के आएगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा? एक्स को छोड़ना पड़ेगा। ये क्या लेके जाएगा? इजमेंट्री। समझ रहे बात को? ऐसे ऐसे एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है। सो नाउ चलिए मतलब की बात यही समझिए। सो ये सब तो सिंपल एग्जांपल्स थे। अब थोड़ा सा टेक्निकल एग्जांपल देखिए। तब ईजमेंट की जब हम बात करते तो मैंने बकायदा आप लोगों के लिए अपार्ट फ्रॉम अपना टीपीए, ये आपके सामने देखिए ईजमेंट एक्ट रख दिया है, इंडियन ईजमेंट एक्ट 1882। टीपी एक्ट भी कब का है? 1882। तो देखिए लिखने वाले ने कितनी समझदारी से बनाया है। ये भी 1882 में बना और ये भी 1882 में बना है। और इसमें बकायदा डेफिनेशन इन्होंने दिया है ईजमेंट का सेक्शन 4 के अंदर। तो याद रखिएगा क्या करना है, कुछ नहीं करना है। सेक्शन 6 का सी रीड विथ कर देंगे, किसके साथ? कौन सा सेक्शन है यहाँ पर? सेक्शन 4 इंडियन ईजमेंट एक्ट। तो ये सेक्शन 6 सी टीपी एक्ट पूरा लिखेंगे हम लोग, टीपी एक्ट 1882, क्योंकि अमेंडमेंट होगा तो फिर अमेंडमेंट वाला प्रोविजन लग जाएगा। सो टीपी एक्ट 1882 रीड विथ सेक्शन 4 ईजमेंट एक्ट 1882, इसके साथ रीड विथ करेंगे दोनों के साथ, तो हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। तो जब हम सेक्शन 6 सी के साथ अगर सेक्शन 4 को रीड विथ करेंगे तो क्या मिलेगा?
यानी सेक्शन 4 तो डेफिनेशन देता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ईजमेंट। समझना, नहीं समझ में आएगा तो बिंदास होकर पूछ लीजिएगा, मुझे कोई समस्या नहीं है पूछने से आपके। सो सेक्शन 4 इज नथिंग, सेक्शन 4 इज टेक्निकली डिफाइनिंग द टर्म ईजमेंट। ईजमेंट क्या होता है ये कौन बताएगा? सेक्शन 4। जब आपको ईजमेंट पता चल गया तो सेक्शन 6 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सिंपली सेज, भैया अगर आपको ईजमेंट पता चल गया ना, ईजमेंट एक्ट से ईजमेंट क्या होता है, तो सेक्शन 6C सिंपली से ईजमेंट्री राइट्स का या ईजमेंट का ट्रांसफर नहीं हो सकता है। इट कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ये वन पर्सन से अदर पर्सन के पास ट्रांसफर नहीं हो सकता, यही बात यहां पर कही गई। एंड ईजमेंट कैन नॉट बी, तो ईजमेंट का डेफिनेशन जानना है तो कहां जाना पड़ेगा? सेक्शन 4 ईजमेंट एक्ट के अंदर जाना पड़ेगा। और जब ईजमेंट का डेफिनेशन जान जाएंगे तो ये सेक्शन 6 के क्लॉज नंबर C से कह देंगे ईजमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अपार्ट फ्रॉम द डोमिनेंट हेरिटेज। तो डोमिनेंट हेरिटेज क्या होता है वो भी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ईजमेंट। देखिए 2 लाइनों का डेफिनेशन है, यहां से बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं, यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इन टर्म्स का इस्तेमाल टीपी एक्ट बकायदा कर रहा है, और टीपी एक्ट के अंदर इसका कोई डेफिनेशन एज सच नहीं दिया है। यानी टीपी एक्ट में बोलेंगे तो टीपी एक्ट में डेफिनेशन नहीं दिया। जस्ट ए सेकंड, क्या है देखिए ईजमेंट क्या होता है टेक्निकली, तो इन्होंने बहुत क्लियर कट कहा है कि ईजमेंट इज नथिंग बट ईजमेंट इज ए राइट। याद रखिएगा, ईजमेंट इज ए राइट। तो ईजमेंट इज ए राइट, तो इसका मतलब है ईजमेंट के राइट का अगर इन्फ्रिंजमेंट होगा तो देयर मस्ट बी रेमेडी। अगर ईजमेंट इज ए राइट तो कहते हैं ना कि वेयर देयर इज राइट देयर इज ए रेमेडी। तो क्यों राइट के साथ रेमेडी क्यों चलता है? क्योंकि राइट का इन्फ्रिंजमेंट होता है, ये लॉ को अच्छे से पता है। That's why. So easement is a right, कौन सा राइट बोलता है? which the owner और occupier, तो ये ओनर तो मालिक हो ही गया, ऑक्यूपायर का मतलब किराएदार वगैरह या कोई भी XYZ पर्सन, जो ओनर की सहमति से उस घर में रहता है, ओनर के कंसेंट से उस घर में रहता है, चाहे किसी रीजन से रहे, चाहे वो किराएदार बन के रहे, चाहे लेसर या लेसी बन के रहे, चाहे गिफ्ट की तरह रहे, कैसे भी रहे। या मान लीजिए गार्ड रहता है, यानी घर में गार्ड रहता है, आप गार्ड को रखते हो, आप 10 दिन के लिए बाहर गए, गार्ड को बोला देखो भैया इस कमरे में रहना, मेरे घर की रखवाली करना। देन गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड इज एन ऑक्यूपायर। ओके, सो ऑक्यूपायर शब्द लिख दिया है, इसमें सब कुछ आ जाता है, सब कुछ। ऑक्यूपायर का मतलब होता है जो ऑक्यूपाई करता है, यानी कि स्पेसिफिकली इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि किराएदार यानी टेनेंट, इसको स्पेसिफिकली मेंशन करने की जरूरत नहीं है लेसर और लेसी, कहीं कोई जरूरत ही नहीं है। इसको डोनर डोन नहीं मेंशन करने की जरूरत नहीं है किसी भी तरीके से, मॉर्टगेजी कुछ नहीं, जो ऑक्यूपाई करता है उसको। सो ईजमेंट इज नथिंग बट इट इज ए राइट। कौन सा राइट? विच द ओनर और ऑक्यूपायर, यानी ओनर के पास भी ये राइट होता है, ऑक्यूपायर के पास भी ये राइट होता है, ऑफ सर्टेन लैंड। देखिए लैंड से जुड़ा हुआ है, सर्टेन लैंड पसेस यानी ऑनर और ऑक्यूपायर जो सर्टेन लैंड पसेस करता है एज सच फॉर द बेनिफिशियल इंजॉयमेंट ऑफ दैट लैंड। तो क्या बोल रहा है? एज सच फॉर द बेनिफिशियल इंजॉयमेंट ऑफ दैट लैंड, यानी उस लैंड के बेनिफिशियल इंजॉयमेंट के पर्पज से अटैच है। सो ओनर और ऑक्यूपायर का एक राइट होता है जो कि उस जमीन से जुड़ा हुआ होता है, जिस जमीन को मालिक अपने कब्जे में रखा है या जिस लैंड को ऑक्यूपायर ने अपने कब्जे में कर रखा है, फॉर द पर्पस ऑफ बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ दैट लैंड टू डू एंड कंटिन्यू टू डू, या तो वो करता है या कंटिन्यूटी में एंजॉय करता है, समथिंग और टू प्रिवेंट रोक सकता है, एंड कंटिन्यू टू प्रिवेंट समथिंग बीइंग डन इन और अपॉन, यानी इस लैंड में या लैंड पर, और इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन अदर लैंड नॉट हिज ओन, यानी जो लैंड उसका नहीं भी है दूसरे के लैंड पर भी ये कंट्रोल कर सकता है। इजमेंट्री राइट इस तरह का है। मतलब समझ लीजिए कि 2 लोगों ने रास्ता छोड़ दिया मिल करके, उस पर तीसरा आदमी इंक्रोच नहीं कर सकता है। इस भाई साहब ने भी 5 फीट छोड़ दिया, इस भाई साहब ने भी 5 फीट छोड़ दिया, तो ये 10 फीट का रास्ता चला गया। अब कल को इधर से कोई आदमी आ जाए बोले कि भैया हम तो यहाँ से रास्ता देंगे ही नहीं, इधर निकलने का रास्ता था, तो बोले ना हम तो इधर से देंगे ही नहीं, तो ये दोनों मिलकर इससे लड़ाई कर सकते हैं। तो यही बात होगी, इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन अदर लैंड
नॉट हिज ओन, नॉट हिज ओन, नॉट हिज ओन। क्लियर? तो ये चीज समझिए। अब यहां पर मैं सारी चीजें डिटेल से बताऊंगा, आपको डाउट नहीं होना है। इजमेंट इज नथिंग बट इजमेंट इज ए राइट। राइट है मतलब वो प्रॉपर्टी है, राइट है मतलब प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में भी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो राइट है तो उसका ट्रांसफर नहीं होगा, राइट है उसका ट्रांसफर नहीं होगा। हम राइट की बात ही नहीं करते, राइट इज इक्विवेलेंट टू प्रॉपर्टी। राइट कहां आ रहा है भैया? प्रॉपर्टी में आ रहा है। टीपी एक्ट राइट का ट्रांसफर नहीं करता है, टीपी एक्ट प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करता है। जो लोग प्रॉपर्टी का डेफिनेशन समझ चुके हैं उनको बड़े अच्छे से पता है कि प्रॉपर्टी का मतलब राइट होता है। जैसे मछली मारने का अधिकार, राइट टू फिशरी इज नथिंग बट इट इज ए राइट, बट राइट इज रिलेटेड विथ द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है? आपके पास तालाब है मछली मारने के लिए, वो क्या है? यानी जो अचल संपत्ति से जुड़ा हुआ अधिकार होता है उसको भी हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी जैसे याद कीजिए शांताबाई, शांतिबाई के केस में क्या था? जंगल में घुस करके लकड़ी काटने का अधिकार, लकड़ी काटने का अधिकार। तो कौन सी लकड़ी? स्टैंडिंग टिम्बर। तो वो क्या था? मूवेबल, मूवेबल। अगर स्टैंडिंग टिम्बर का है तो मूवेबल। सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट। तो आप सिंपल लिखिए और ध्यान से याद कर लीजिएगा, ये बहुत काम आएगा। ईजमेंट क्या होता है? ईजमेंट, ईजमेंट में दो तीन चीजें और क्लियर करता हूं मैं, देखिए ध्यान से। तो इसको टीपी एक्ट के कंटेक्स्ट में भी देख सकते हैं, चाहे आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं, चाहे जैसे देखना चाहे वैसे देख सकते हैं। नाउ यहां पर आप जाएंगे तो यहां इसके नीचे एक्सप्लेनेशन भी इसका दिया हुआ है। इन द फर्स्ट एंड सेकेंड क्लॉजेज इन दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन लैंड, लैंड का मतलब क्या होगा? तो लैंड इंक्लूड्स ऑल्सो थिंग्स परमानेंटली अटैच्ड टू द अर्थ। यही सब एक्सप्लेनेशन थोड़े लगते हैं। एंड द एक्सप्रेशन बेनिफिशियल एंजॉयमेंट का मतलब होता है ऑल पॉसिबल कन्वीनियंस, रिमोट एडवांटेज एंड इवन अ मोर एमेनिटी। एंड द एक्सप्रेशन टू डू समथिंग includes removal and appropriation by the dominant owner for the beneficial enjoyment of dominant heritage of any part of the soil and so। ये बेसिकली एक्सप्लेनेशन। तो अब क्या करते हैं एग्जाम में, इसमें से एक्सप्लेनेशन का पार्ट निकाल देंगे, कॉपी पेस्ट करके क्वेश्चन पूछ देंगे। बंदे कंफ्यूज, जहां पर इजमेंट एक्ट नहीं है वहां कैसे क्वेश्चन पूछ दिया? और भैया इजमेंट एक्ट का क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये जाके टीपी एक्ट से क्वेश्चन को रिलेट कर देते हैं। ये टीपी एक्ट के अंदर इजमेंट का क्वेश्चन डाल देते हैं और हम लोग सोचते रहते हैं ये इजमेंट एक्ट का है कि टीपी एक्ट का है, इजमेंट एक्ट का है कि टीपी एक्ट का है। दोनों कनेक्टेड है, क्योंकि उसने सिर्फ एक वर्ड इस्तेमाल कर दिया इजमेंट। इजमेंट जैसे लिख दिया मतलब आपको इजमेंट एक्ट देखना ही देखना है। यू हैव टू सी, देयर इज नो अदर ऑप्शन, बिकॉज इजमेंट टर्म इज नॉट डिफाइंड इन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। वेरी सिंपल, जहां डिफाइंड है उसके घर में तो जाना पड़ेगा। तो कहां डिफाइंड है? इजमेंट एक्ट में डिफाइंड है, तो वहां जाना पड़ेगा। नाउ सी, तो आप इसको सिंपल लिख सकते हैं, यहां से इजमेंट लिख दिया ऊपर, यहां लिख सकते हैं एन ईजमेंट इज अ राइट, ईजमेंट इज अ राइट। ये क्या है? राइट है, ब्रेक करके लिख रहा हूं। क्या होगा? कौन सा राइट है, कैसा राइट है, किसके पास ये राइट है? विच द ओनर और ऑक्यूपायर, ओनर और ऑक्यूपायर, OCCUPIER, ऑक्यूपायर ऑफ सर्टेन लैंड। याद कीजिए यहां पर मैंने लैंड का पूरा डिटेल बता दिया है। लैंड का मतलब क्या होता है? कीचड़ भी है वो भी लैंड है, पानी है वो भी लैंड है, घास है वो भी लैंड है, कुछ भी है अगर उस पर फसल भी है तो भी लैंड है, सब लैंड है। जमीन के नीचे कुछ है वो भी लैंड है, जमीन के ऊपर कुछ है वो भी लैंड है, जमीन पर जो कुछ है वो भी लैंड है। सो लैंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ओके, लैंड का डेफिनेशन क्या है? तो लैंड का मतलब होता है थिंग्स परमानेंटली अटैच्ड टू द अर्थ। ठीक है, थिंग्स परमानेंटली अटैच्ड टू द अर्थ। लैंड का मतलब होता है, लैंड का मतलब है इट इंक्लूड्स वाटर ऑल्सो, इट इंक्लूड्स द अंडर वाटर ऑल्सो। यानी कि पानी के नीचे क्या है? अगर जमीन में आपने बोरिंग कर दिया, बोरिंग करके नीचे पाइप लेके गए, पानी की जगह कुछ और मान ले तेल निकलने लग गया, वो तेल भी आप ही का है। तेल मतलब पेट्रोल, वो भी अगर आप ही का है। कोई गैस निकल रहा है वो भी आप ही का है। जमीन आपकी तो सब कुछ आप। दिस इज द पॉइंट। अब प्रोवाइडेड लगा रहता है, अगर सरकार गैस पर कंट्रोल करती है तो सरकार लेके चली जाएगी, सरकार अगर पेट्रोल पर कंट्रोल करती है तो सरकार लेके चली जाएगी उससे रिलेटेड नियम के हिसाब से। कुछ चीजें ऐसी हैं कि भले आप ही की होंगी लेकिन सरकार ने क्या कर दिया, नियम बना के कह दिया वो आप नहीं पसेस कर सकते हैं, यू कैन नॉट बी द ओनर ऑफ दैट,
आपको उस चीज का सरकार क्या करेगी, कंट्रोल करेगी, सरकार बदले में आपको मुआवजा देगी। कुछ ऐसी चीजें जो जनहित के लिए होंगी, यानी पब्लिक एट लार्ज के लिए होंगी। सो easement is a right which the owner or occupier of certain land possesses. POSSESS. This is. So कौन का आंसर यहां पर मिलेगा, हु का आंसर मिलता है, विच दी ओनर और ऑक्यूपायर। तो कौन है यहाँ पर, ओनर है और यहाँ पर ऑक्यूपायर है। तो कौन सा ओनर कौन सा ऑक्यूपायर, वैसा ओनर वैसा ऑक्यूपायर जो लैंड परचेस करता है, इसलिए दोनों को साथ में मिला के लिखा है। अब किस लिए, तो यहां देखिए कैसे ब्रेक कर देता हूं, फॉर, अब यहां कुछ नहीं लिख रहा हूं तो लिख देंगे नीचे द बेनिफिशियल एंजॉयमेंट, फॉर द बेनिफिशियल एंजॉयमेंट। सो यहां पर आप लिख देंगे बेनिफिशियल एंजॉयमेंट, तो यहां लिख दिया फॉर द बेनिफिशियल एंजॉयमेंट, किसका, बोले ऑफ दैट लैंड, जो लैंड ऑक्यूपायर के पास है, जो लैंड मालिक के पास है, ऑफ दैट लैंड। ओके, अब यहां तक आ गया। अब राइट टू डू, अब देखिए कैसे कनेक्ट करेंगे। यहां पर मैंने आपसे बोला कि ईजमेंट क्या है भाई, तो ईजमेंट इज ए राइट, ईजमेंट इज नथिंग बट इट इज ए राइट। तो राइट किसका है, ओनर का। राइट किसका है, तो ऑक्यूपायर का। कौन सा ओनर, कौन सा ऑक्यूपायर, बोले जिसका लैंड है। अब यहां राइट को कनेक्ट करेंगे नीचे धीरे धीरे ला करके, तो नीचे कहां लेके जाएंगे, राइट टू डू, इसको नीचे ले लेंगे। यहां पर मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं। सो राइट टू डू, क्या करना है, राइट टू डू, राइट टू डू एंड कंटिन्यू टू डू, राइट टू डू और कंटिन्यू टू डू। ओके, व्हाट, समथिंग, टू डू समथिंग, टू डू समथिंग। और यहां से मैं फिर नीचे लेके जाऊंगा, और ये सब करने का अधिकार है। टू किसी को रोकने का, टू प्रिवेंट एंड कंटिन्यू टू प्रिवेंट, टू प्रिवेंट एंड कंटिन्यू टू प्रिवेंट, कंटिन्यू टू प्रिवेंट समथिंग कहां से, फ्रॉम बीइंग डन, फ्रॉम बीइंग डन, यहां से यहां तक। तो ये पूरा एक पार्ट मैं ले लूंगा, यानी ये यहां से लेकर के ये इसको यहां तक। तो करने का क्या अधिकार है, ये कर सकते हैं। कौन करेगा, तो ओनर ऑक्यूपायर करेगा। किस चीज पर करेगा, तो लैंड पर करेगा। उसको क्या बोलते हैं, राइट है। राइट किसका है, उसको इजमेंटरी राइट बोलते हैं। ये कर सकते हैं। अब आगे थोड़ा सा बढ़ जाएं, और भी है, इन और अपॉन, और इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन देखिए इन मिल गया, इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन अदर लैंड, इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन अदर लैंड दैट इज नॉट हिज ओन, दैट इज नॉट हिज ओन, दैट इज नॉट हिज ओन। हो गया मामला फिनिश, इतना ही तो है। थोड़ा ऊपर कर देंगे, मैं कर दे रहा हूं सर, कर दे रहा हूं, जस्ट ए सेकंड। अब यहां तक जो जरूरी है, दैट इज नॉट हिज ओन, ये कहां गया, यहां तक है पूरा। देखिए, तो इस तरीके से आपने किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी सेक्शन को ब्रेक करने का आर्ट सीख लेना है। मेरे साथ रहे ना रहे क्लास में, रहे ना। हाँ सर, और नीचे करना होगा सर। हाँ सर, लास्ट में जो इन और अपन में वहां से शुरू होगा। हाँ, यहाँ से सर। ठीक है। आपको यही सीखना है कि कहां से कैसे ब्रेक करते हैं, वो चीज सीखनी है, और हर एक पार्ट को पकड़ लेना है, हर छोटी से छोटी चीज को, बारीकी को। आप अगर ये सीख जाएंगे तो आप 10 नंबर के क्वेश्चन को बकायदा अपने मजे से लिख सकते हैं, अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं। अब देखिए, हाँ मैं कर दे रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पर देखिए, लैंड का जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि सर लैंड जहां पर मैंने बताया था, तो लैंड के बारे में आप यहां से लिखेंगे। लैंड का मतलब वही होगा जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ईजमेंट में एक नया टर्म घुस गया, क्या, लैंड। ईजमेंट में एक नया टर्म घुस गया, बेनिफिशियल एंजॉयमेंट। तो इन सब टर्म्स का मतलब अपने को पता होना चाहिए। यही होता है लॉ सर, बस लिखने की कला अगर आ गई, इंटरप्रेट करने की कला आ गई, यू आर ए गुड जज, बस इतना जान लीजिए। सो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया लैंड। तो लैंड का आपको मीनिंग पता होना चाहिए, ये मैंने बता रखा है। बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ये आपको एक्सप्रेशन में मिलेगा, इसके एक्सप्रेशन में, यानी कि एक्सप्लेनेशन में मिल जाएगा बस। तो ये दो टर्म पकड़ लेना है। तो चलिए मैं आपको यहां से शो कर देता हूं, ये रहा। देखिए, लैंड
includes, यहाँ थोड़ा सा रुकिए मैं कलर चेंज करता हूँ, लैंड इंक्लूड्स थिंग्स परमानेंटली अटैच्ड टू द अर्थ, एंड बेनिफिशियल एंजॉयमेंट का मतलब होता है ऑल्सो पॉसिबल कन्वीनियंस, रिमोट एडवांटेज एंड इवन ए मोर एमिनिटी एंड द एक्सप्रेशन। अब यहाँ तक, यहीं तक है। अब ये टू डू समथिंग, इसका मतलब अलग होता है, ठीक है। तो ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कॉपी पेस्ट करके कोई फायदा नहीं है, जो जरूरी चीज है वो मैंने कर दिया। अब यहां से आप सीख सकते हैं, यही चीज आपको निकालनी है। तो बेनिफिशियल एंजॉयमेंट शब्द का मतलब कहां दिया हुआ है? ईजमेंट एक्ट में। ईजमेंट के डेफिनेशन में लैंड शब्द का मतलब क्या होता है, वो कहां मिल रहा है? ईजमेंट एक्ट में। इट इज नॉट रिलेटेड विद द, इट इज नॉट गिवन इन द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट। सो वी हैव टू सी इन द टीपी एक्ट, not in the TP Act. We have to see the other acts also, like Easement Act.